नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। रविवार का दिन कोई आम दिन नहीं, बिहार की सियासत के लिए बेहद ही खास दिन था। खास करके अगर हम बात करें सत्तारूढ़ दल जदयू की, तो उनके लिए ये दिन बेहद ही अहम था, क्योंकि एक बार फिर से भरत मिलाप हुआ, लव कुश साथ आ गए। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों के साथ आने से बिहार की राजनीति कौन से नए मोड़ पर आकर ठहरेगी, और साथ ही साथ इन दोनों के साथ हो लेने से आने वाले दिनों में इन दोनों को बिहार की राजनीति में क्या कुछ फायदा मिलेगा। बात करें अगर उपेंद्र कुशवाहा की, तो 2004 में उन्होंने बिहार की राजनीति में एक कदम रखा, नीतीश कुमार के सहारे विधायक बने और उनके साथ ही आगे राजनीति में बढ़ते चले। लेकिन 2010 में उनसे अलग होने की बात हुई, नाराजगी हुई और वो अलग हो गए। लेकिन इन सब के बीच अगर 2013 की बात की जाए, तो उस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी का निर्माण किया, यानी कि रालोसपा बनाया और उसके बाद आगे बढ़ते चले गए। अगर हाल 2019 की बात करें, तो 2019 में चुनाव से पहले वो महागठबंधन के साथ थे, लेकिन चुनाव के कुछ ही दिन पहले एक बार फिर से महागठबंधन से अलग हो उन्होंने अकेले चुनावी रणभूमि में उतरने का फैसला लिया। लेकिन इन सब के बीच चुनाव जैसे ही खत्म हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे, तो रालोसपा की तरफ से इस बात का निर्णय लिया गया कि अब एक बार फिर से वो नीतीश के साथ चले जाएंगे। बात करें अगर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती की, तो वो बहुत पुरानी है और इन दोनों के समीकरण को लेकर अक्सर बिहार की सियासी गलियारों में खूब चर्चा होती है। नीतीश कुमार हमेशा से ही अपने लव कुश समीकरण के लिए जाने जाते हैं और इसके साधने की कोशिश उनकी तरफ से हमेशा की जाती है। लेकिन इन सब के बीच इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं कि बिहार की राजनीति में इन दोनों के साथ आने से क्या प्रभाव होगा। रालोसपा का विलय होने से जदयू के कोर वोटरों के एकजुट होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पार्टी के पक्ष में महादलित अति पिछड़ों के साथ ही लव कुश समीकरण और मजबूत होगा। हालांकि इसका कितना लाभ जदयू को मिलेगा, यह देखने के लिए अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जदयू के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी स्वाभाविक मानी जा रही है। इसे पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणामों से समझा जा सकता है। बात चुनाव परिणाम की करें, तो वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में रालोसपा को कुल 7,44,285 वोट मिले थे, जो कुल पड़े वोटों का 1.77% था। वहीं वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में रालोसपा को 9,76,940 वोट मिले, जो कुल वोटों का 2.56% था। इस प्रकार वोट प्रतिशत का हिसाब लगाने से विलय का असर जदयू में वोट प्रतिशत में कम से कम 2 से 3% वोट बढ़ने के रूप में देखा जा सकता है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जदयू के वोट प्रतिशत में कमी आई। जदयू को वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में 64,17,041 वोट मिले थे, जो कि कुल वोटों का 16.83% था। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू को 64,85,169 वोट मिले, जो कुल वोटों का 15.39% था। इस हिसाब से देखा जाए तो जदयू को वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 1.44% वोट कम मिले थे। अब रालोसपा के जदयू में विलय से इसकी भरपाई हो सकेगी। विलय का असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी दिखेगा। आंकड़ों की बात करें तो रालोसपा को वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 24,60,000 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का 3% था। वहीं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोसपा को 14,62,518 वोट मिले थे, जो कुल वोटों को 2.5% बताया जा रहा था। जबकि जदयू को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में वोट प्रतिशत में करीब 6% की वृद्धि हुई थी। 2019 में जदयू को 22.26% वोट मिले थे। इसलिए विलय से जदयू का कमोबेश फायदा ही दिख रहा है। रालोसपा का बीते चुनाव में लगातार प्रदर्शन खराब होता जा रहा था। वर्ष 2014 के लोकसभा में रालोसपा को 3 सीटों पर विजय मिली थी, जबकि वर्ष 2019 के लोकसभा में जीत का आंकड़ा 0 पर आ गया। वहीं वर्ष 2015 की विधानसभा में 3 सीटों पर रालोसपा को विजय मिली थी, जबकि 2020 के चुनाव में यह आंकड़ा 0 आ गया था। बात अगर रालोसपा की करें तो उनके इतिहास को अगर देखा जाए तो चुनावी रिजल्ट में अक्सर ये देखा गया है कि कभी 1%, कभी 2, कभी 3% तक उन्हें वोट मिले हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जदयू के वोट प्रतिशत में 2 से 3% तक बढ़ोतरी हो सकती है। और इतना ही नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इन दोनों का साथ होना कहीं ना कहीं नीतीश
कुमार के लिए बेहद फायदेमंद होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।